नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या भाव पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सीरीज़ शुरू करी है जो कि बी DLED सेकेंड सेमेस्टर की है, जहाँ पे हम पेपर 1 के आज लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले हमने अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे, जो कि आप पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए आगे की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसका महत्व बताइए। तो ये 2023 में पूछा गया है। शिक्षा का अर्थ बताते हुए उसके महत्व का पर प्रकाश डालिए। 2021 में क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। तो ये 2020 में पूछा गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर सेम ही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? शिक्षा का व्यापक अर्थ, वाइडर सेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह शिक्षण की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब बालक का जन्म होता है। उस समय उसके इर्द गिर्द सभी व्यक्ति घूमते हैं, लेकिन वह सबसे पहले अपनी माँ के संपर्क में आता है। इसके उपरांत अपनी आवश्यकताओं इच्छाओं की पूर्ति हेतु परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस तथा समाज के संपर्क में आता है। बाल्यावस्था से ही बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजित होने का प्रयास करना पड़ता है और आयु बढ़ने के बाद वह सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। इससे बालक धीरे धीरे परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज आदि संस्थानों से कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा के विषय में लिखा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व इस प्रकार है: व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक, मानव कल्याण के लिए आवश्यक, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। इसका निष्कर्ष क्या निकला है? शिक्षा को जीवन से पृथक नहीं किया जा सकता। यदि प्रगति ही जीवन है तो शिक्षा इस प्रगति को उचित दिशा में नियंत्रित एवं संचालित करती है। यदि कर्मण्यता ही जीवन है तो शिक्षा बालक को कर्मण्य बनाती है। यदि व्यक्ति तथा समाज की उन्नति में जीवन का दर्शन किया जा सकता है तो ऐसा शिक्षा के द्वारा ही संभव है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के स्वयं के विकास के लिए तथा समाज की उन्नति के लिए शिक्षा की परम आवश्यकता है। शिक्षा को सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा का योगदान अद्वितीय है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता का आधार उसकी विवेक शक्ति है। शिक्षा ही उसको विवेक शक्ति प्रदान करती है। जीवन एक संघर्ष है, परंतु शिक्षा जीवन को संघर्ष से मुक्त करके सुखी बनाती है। शिक्षा ही मानव जीवन को सफल बनाती है। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति उन्नति करना चाहता है। शिक्षा ही व्यक्ति को उन्नतिशील बनाने में सहायक होती है। सभ्यता तथा संस्कृति के पथ पर बढ़ता हुआ युवक शिक्षा की सहायता से ही आगे बढ़ता है। अतः शिक्षा का शिक्षा का आज तक के जीवन में विशेष महत्व है। शिक्षा ही मानव की जीवन को समुन्नत, सुसभ्य एवं सुसंस्कृत बनाती है। प्लेटो का यह कथन सत्य ही प्रतीत होता है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? तो संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। अथवा शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसे परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके। अगला क्वेश्चन, शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है? तो भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को एक ऐसा अमूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी चीज़ की कमी ही नहीं रह जाती। किम किम न साध्यति कल्पलतेव विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पलता के समान है, जो सभी चीज़ों की पूर्ति करने वाली होती है। अगला क्वेश्चन, मानव जीवन में शिक्षा का क्या स्थान है? मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है, किंतु शिक्षा ही वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से अन्य पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतन प्राणियों से अलग रखता है। शिक्षा का त्रिभुजी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया है।
शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता लिखिए, जो कि 2019-2016 में आया हुआ है। यही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर देखते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। वैदिक काल में शिक्षा की एक विशेष प्रणाली थी जिसके द्वारा भारतीय आदर्शों को प्राप्त किया जाता था। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। उपनयन संस्कार पहला देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ एक संस्कार के द्वारा होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अतः बालक को शिक्षक के पास ले जाना ही उपनयन संस्कार कहलाता है। उपनयन बालक का दूसरे जन्म माना जाता था। ऐसा माना जाता था उपनयन संस्कार के बाद ही बालक का आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, शिक्षण का समय और अवधि। टाइम ऑफ टीचिंग एंड ड्यूरेशन। उस समय प्रातः स्वयं सायं 2 बजे सायं दोनों समय शिक्षण कार्य होता था। अध्यापन कार्य आचार्य की देखरेख में होता था। संक्रांति, पूर्णमासी तथा प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी की छुट्टियां होती थी। इन दिनों में अध्ययन कार्य नहीं किया जाता था। विद्यार्थी जीवन प्रायः 12 वर्ष तक चलता था। वेदों के अध्ययन के लिए 12 वर्ष तक की अवधि निश्चित थी, परंतु चारों वेदों का अध्ययन कुछ विद्यार्थी ही करते थे। साहित्य तथा निर्देश दर्शन पढ़ने वाले छात्र 10 वर्ष में अपना अध्ययन समाप्त करते थे। शिक्षा संस्थाएं, तो बालकों की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हो जाती थी। इस शिक्षा का उद्देश्य गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करना था। उच्चारण, शब्द ज्ञान, भाषा तथा गणित के आरंभिक बातें घर पर बालकों को सिखाई जाती थी। तो पाठ्यक्रम, नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्यक्रम कैसे था। वैदिक कालीन शिक्षा का आधार धार्मिक था। छात्रों को वेद मंत्र, यज्ञ विधि, पुराण, उपनिषद आदि ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। छात्रों को व्याकरण, छंद शास्त्र और उच्चारण का ज्ञान कराया जाता था। धार्मिक साहित्य के अलावा गणित, ज्योतिषी, इतिहास, दर्शन, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि, मूर्तिकला, वास्तुकला, सैनिक दीक्षा, आयुर्वेद तथा शल्य विज्ञान आदि विषय भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित थे। शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, इसलिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शिक्षण विधि। वैदिक काल में संपूर्ण शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। छात्रों को समस्त ज्ञान कंठस्थ करना होता था। इसके लिए सभी ज्ञान की रचना पद्य के रूप में थी। गुरु के पास बैठकर शिष्य उच्च स्वर में पाठ करते थे। गुरु उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देते थे। शिष्यों के आग्रह पर गुरु ज्ञान की व्याख्या करते थे। शिक्षण हेतु प्रश्नोत्तर, अन्योक्ति, व्याख्यान, वाद विवाद, क्रियात्मक आदि विधियों का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में ज्ञान अर्जन के लिए 2 विधियां प्रचलित थी, तप एवं श्रुति। अगला क्वेश्चन, परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो वैदिक काल में औपचारिक परीक्षाएं प्रायः नहीं होती थी। आचार्य प्रतिदिन नया ज्ञान देने से पूर्व पहले बताए गए पाठ के बारे में पूछता था तथा उसकी कमियों को बताते थे। छात्र उन्हें दूर करते थे। जब तक अध्यापक संतुष्ट नहीं होता था तब तक आगे का पाठ नहीं पढ़ाया जाता था। ठीक है, छात्र को विद्वानों की सभा में अपने ज्ञान को प्रमाणित करना पड़ता था। वित्तीय सहायता, एग्जामिनेशन एजुकेशन फाइनेंस तो कैसे होता था, तो वो अगला पॉइंट है, वो देखते हैं। वैदिक काल में शिक्षा गुरु तक ही केंद्रित थी। छात्रों को भी सभी आवश्यकताओं अर्थात भोजन, वस्त्र तथा आवास को उपलब्ध कराना वह अपना परम कर्तव्य समझता था तथा अपने प्रयासों के द्वारा इन्हें पूरा करता था। छात्र भिक्षा मांग कर लाते थे। पशुपालन व कृषि से कुछ आय हो जाती थी। इसी से आश्रम की व्यवस्था चलती थी। इस प्रकार गुरु द्वारा उपार्जित धन, शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा, गुरु दक्षिणा, दान से मिले पशुओं व भूमि से प्राप्त आय, दान, उपहार तथा राजकीय सहायता शिक्षा के लिए मुख्य वित्तीय आय के साधन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन शिक्षा शास्त्री रेमंड का है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, व्यक्ति को जन्म लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा बिना पतवार के नाव का। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है।
इसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्य को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है आंतरिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा है संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना। तीसरा है भावी जीवन की तैयारी करना। चौथा है नैतिक उत्थान करना। पांचवा है मानवीय गुणों का विकास करना। छठा है आत्मनिर्भर बनना। सातवां है आवश्यकता की पूर्ति में सक्षम बनाना। और आठवां है जन्मजात प्रकृतियों के में सुधार। तो ये थे 8 पॉइंट शिक्षा संबंधी कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के समाज संबंधी कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है सामाजिक नियमों का ज्ञान, प्राचीन साहित्य का ज्ञान, कुरीतियों से के आवरण में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य बताइए। भावात्मक एकता, कुशल नागरिक, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य, राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन, अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान। शिक्षा के उद्देश्य से क्या अभिप्राय है? मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष या दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की प्रक्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती रहती है। जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, इस लक्ष्य के प्राप्त करने को ही उद्देश्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी दृष्टि में शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कौन से हो सकते हैं? और शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए दोनों क्वेश्चन में एक ही सवाल पूछा है लेकिन घुमा के पूछा। ये 2022 में गया, ये 2020 में, जिसमें शिक्षा के उद्देश्य की ही बात की जा रही है। तो उत्तर क्या है? शिक्षा के सामान्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य। सेकंड, शारीरिक विकास का उद्देश्य। थर्ड, ज्ञान संबंधी उद्देश्य। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। संतुलित विकास का उद्देश्य। पूर्णतामय जीवन का उद्देश्य। नागरिकता के उद्देश्य। अनुकूलन अथवा समायोजन का उद्देश्य। आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य। आत्मानुभूति का उद्देश्य। अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य का क्या महत्व है? तो इसका है, अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने के योग्य बने। यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो जीविका कामना आवश्यक होता है, अन्यथा वह समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों को विकसित करके उस एक ही सही दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। शिक्षा ही बालक को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करती है। वह व्यावसायिक क्षेत्र में संतोषजनक उन्नति करता है और अपने क्रियाकलापों में से व्यवसाय, समाज तथा राष्ट्र को उन्नतिशील बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के उद्देश्य के सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य का क्या स्थान है? तो शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है, जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है जिसमें ज्ञान, विकास, विश्वास, कला, नैतिकता, प्रथा तथा अन्य योग्यताओं और आदतें सम्मिलित हैं जिनको मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना है। अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ से क्या आशय है? तो संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूपेण समाजीकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना का विकास किया जाना परम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को बताइए। तो जो कि 2019 में पूछा गया है। चलिए इसका उत्तर देते हैं, शिक्षा की प्रक्रिया में उद्देश्य में महत्वपूर्ण स्थान है जिसका निर्धारण शिक्षा के आरंभ होने के पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए। इसके लिए उन सिद्धांतों अथवा आधारों के संबंध में विचार करना चाहिए। अधिकारों में होगा ये, ठीक है, अधिकारों के संबंध में विचार करना चाहिए जिसकी सहायता से उसका निर्धारण किया जा सकता है। शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। तो पहला कारक है देश व काल की
परिस्थितियों के अनुसार, जिसका एक्सप्लेनेशन दी गई है। जिस जीवन और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध है, अतः शिक्षा को व्यक्ति के जीवन के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च एवं महान आदर्श। शिक्षा के उद्देश्य को उच्च एवं महान आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, तभी व्यक्ति उसकी ओर आकृष्ट होगा। ये उच्च आदर्शों राष्ट्र की संस्कृति, धर्म व जीवन दर्शन से संबंधित होने चाहिए। अगला है नमनीयता। तो शैक्षिक उद्देश्यों में नमनीयता आवश्यक प्रतीत होती है, जिससे बालक की प्रकृति और रुचियों में भिन्नता को ध्यान में रखा जा सके। अगला है व्यक्ति की आवश्यकताएं। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। अगला है सर्वांगीण विकास पर बल। शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सभी पक्षों के विकास पर आधारित होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें, ये उद्देश्य व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर बल देने वाले होने चाहिए। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर ध्यान न देने से व्यक्ति का एकांगी विकास होता है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति और समाज में सामंजस्य। व्यक्ति समाज में रहता है, वह अपनी आवश्यकताओं के लिए समाज पर निर्भर रहता है, अतः शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के समय व्यक्ति के साथ साथ उसके समाज, संस्कृति का विचार और उनमें सामंजस्य का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगला पॉइंट है उद्देश्यों की स्पष्टता। स्पष्टता शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण का एक प्रमुख आधार है। अगला पॉइंट दर्शन। शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। अनौपचारिक शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति के कुछ क्षमताएं जन्म से ही होती हैं, जो उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहती है। ये ही क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती हैं। वर्तमान काल में बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं, जहां पर बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है और संस्थाएं उसके व्यवहार को परिमार्जित करके उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा के नियम ढीले तथा लचीले रहते हैं। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में पेज नंबर 57 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, इससे आगे का आपको पढ़ाया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं या तो मेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।